प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कोडरमा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया था और जिन साल ये मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा, वहीं के बच्चे टॉप किए थे। झारखंड टॉपर वहीं का बच्चा था। तो आपको ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग जाते जाते जरूर इसे देख ले और तहलका मचा कर आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो गणनावाचक दृष्टिकोण जो है वो मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यही यदि यहाँ रहता क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया, तो वहाँ हिक्स हो जाता। क्रमवाचक हिक्स हिक्स दिया था, गणनावाचक मार्शल दिया था। दूसरा है, किस समावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, मतलब दीर्घकाल में हम सब साधन को बदल सकते हैं। तीसरा, उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है? ये है आपका मूल बिंदु, इसकी ओर क्या है, उठा हुआ है, इसलिए मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे आपको लेना है पेप्सोडेंट, नहीं मिला तो उसके जगह हम कॉलगेट पेस्ट ले लिए, तो ये क्या कहलाएगा? स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा। तो इसलिए चौथा का हो जाएगा स्थानापन्न वस्तु। पांचवा है, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी तीनों उत्पत्ति का साधन है, इसलिए डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। एमआर को प्रदर्शित किया जाता है, तो एमआर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है सीधे, एक विक्रेता और अनेक विक्रेता, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि एकाधिकार में बेचने वाला जो विक्रेता होता है एक होता है और खरीदने वाले बहुत होते हैं। इसीलिए यहाँ एक क्रेता लिख दिया है, अनेक विक्रेता लिख दिया, जो संभव नहीं है। इसलिए पहला, सातवां का ए हो जाएगा। आठवां है, मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो साधनों का आवंटन, आर्थिक विकास, साधनों के कुशलतम उपयोग तीनों है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं आपका वस्तु का कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्ति बेरोजगार होती है। तो पूर्ति बेरोजगार जो होती है वो अति अल्पकाल में होती है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी है। माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? तो माइक्रोज है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है वेस्टी। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या, ये रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। 15 है, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? तो उपयोगिता की है कि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, व्यक्तिपरक होती है और ये है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयोगिता को मापा जाता है। तो उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं और इसका ऐसे माप होता है यूटिल। निम्न में कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग क्या कहलाती है? तो हो जाएगा इसमें सही आंसर ये सभी हो जाएगा। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पादन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। Q बराबर फंक्शन ऑफ एल के टी, ये फॉर्मूला, इसका मतलब ये उत्पादन साधनों का फलन होता है। 20वां है, मौद्रिक लागत में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो पूंजी निर्माण कहलाएगी। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि, जो प्रकृति से जुड़ा जितना भी काम है वो प्राथमिक क्षेत्र का काम कहलाएगा। एड एन पी एम पी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं जी एन पी एम पी माइनस घिसावट के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में साधन साधन आय को शामिल किया जाता है, तो ये लगान, भूमि, वेतन, ब्याज और लाभ, ये साधन आय है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु, ये शामिल नहीं होता है, इसलिए ए और बी हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई मतलब केंद्रीय बैंक
का राष्ट्रीयकरण है सो 1949 में हुआ। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होता है, तो जहां AD बराबर AS होता है। किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्न नाम से पुकारा है, तो अपूर्ण रोजगार संतुलन से। पंजाब नेशनल बैंक निम्न में क्या है, तो यह एक व्यावसायिक बैंक है या व्यापारिक बैंक भी बोल सकते हैं। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 1969 में। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान के रूप में। निम्न में कौन एक कर प्राप्ति नहीं है, तो फीस। निम्न में से असंतुलित बजट है, तो अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट दोनों है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है, तो दृश्य अदृश्य और पूंजी अंतरण तीनों शामिल होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब है सेट 2। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए उत्पादन हो। दूसरा है निम्न में कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो साधनों की कीमत। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है, तो इसका है तकनीकी विकास। जहां वृद्धि होने का बात आएगा दाहिनी ओर, तो वहां वृद्धि होगा, तो तकनीकी विकास से क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाती है। फिर है किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो जहां आपका अतिरिक्त इकाई आ गया वहां सीमांत हो जाता है, सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मान क्या होता है, शून्य होता है। ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिएगा इसको। उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यहाँ पूछ रहा है, तो दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये असत्य है, क्योंकि उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है, तो कार और पेट्रोल को हम लोग पूरक वस्तु कहेंगे। किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, तो उत्पादन फलन। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, तो दीर्घकाल से। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक भी है। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब इस तरह, ये इस तरह है, यहाँ पर कीमत लोच का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका घ नंबर जो है AC बराबर AFC प्लस ABC, ये सत्य है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं, तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं, इसलिए ग हो जाएगा आपका। AR प्रदर्शित किया जाता है, तो AR का फॉर्मूला होता है TR/Q। किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR के बीच संबंध पाया जाता है, तो किस तरह का, तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है, मतलब AR बराबर MR होता है और प्राइस भी बराबर होता है। 18 समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है, तो ये केवल पूर्ण प्रतियोगिता की हो जाएगी। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो एकाधिकार। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा, तो दूसरी अवस्था में वो उत्पादन करना चाहेगा। GDP और NDP में क्या संबंध है, तो GDP बराबर होता है NDP माइनस मूल्यह्रास। निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो इनमें से सभी के निर्माण में है, इसलिए डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय मतलब होता है व्यापक अध्ययन करना, पूरा देश का अध्ययन, इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये J.M. केन्स द्वारा लिखी गई और इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो तीनों विधि से की जाती है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, तो जनता से जमा स्वीकार करना ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, ये व्यापारिक बैंक का काम होता है। भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है, तो
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो M1 को सबसे तरल मुद्रा माना जाता है। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला ही है, इसको याद रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का फॉर्मूला था 1/1 माइनस MPC, और यहाँ पर आप मान बैठा दिए 1 माइनस 0.2। अब एक में 0.2 को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/0.8, पॉइंट हटाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा, 8 से इसको भागा दीजिएगा तो 1.25 आ जाएगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। पेंशन एवं रोजगार भत्ते क्या है? हस्तांतरण आय है। मतलब हस्तांतरण आय मतलब होता है जो बिना काम किए पैसा मिलता है। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक होते हैं। निम्न में कौन मुद्रा के कार्य हैं? तो विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का मापक भी होता है, इसलिए ग हो जाएगा। भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो भारत का वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उपहार कर प्रत्यक्ष कर है। गुणक किसके बराबर होता है? तो विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन के बराबर था। मतलब गुणक का फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो यहाँ पर विनियोग में परिवर्तन ये डेल्टा कहलाएगा और आय में परिवर्तन डेल्टा वाई कहलाएगा। 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों को कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और 1 रुपये का जो नोट है वो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसको याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य हैं? तो जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, ये दोनों स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का काम है। SBI का ये क्या है? एक व्यापारिक बैंक है, इसलिए ये जनता से जमा स्वीकार करता है, जनता को ऋण भी देता है, इसलिए ग आंसर हो जाएगा। सेट 3 व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे शर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, सभी हो जाएगा। समसीमांत वितरण नियम को कहा जाता है तो प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। मांग वक्र का ढाल होता है तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती? तो अनिवार्य वस्तु। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था? तो मार्शल ने। मैक्रो किस भाषा का शब्द है? तो मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समष्टि, जो आपका ग्रुप बी है। द्वितीय क्षेत्र में निम्न में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो वस्तुओं का निर्माण। औसत स्थिर लागत का वक्र होता है तो औसत स्थिर लागत का आयताकार अतिपरवलय वक्र होता है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो सापेक्षिक बेरोजगार होगी। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार क्या होता है? तो यू आकार का होता है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए AR और MR में क्या संबंध होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% वृद्धि होने पर उसकी मांग में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो यहाँ पर कीमत है तो इसका फॉर्मूला होता है मूल्य में प्रतिशत, नीचे हो जाएगा मूल्य में, मतलब 4 और ऊपर हो जाएगा मांग, तो 4 दूनी 8 मतलब 2% हो जाएगा, तो 2 है। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होते हैं लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? तो चाय और चीनी। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन है सो मार्शल का कथन है। और अर्थशास्त्र यदि चयन का विज्ञान है ये अगर रहता तो यहाँ तक फिर रॉबिन्स का हो जाता। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है तो वो एडम स्मिथ का कथन है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नीचे दिए गए फर्म के सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु की 5 इकाई उत्पादन में कुल आगम क्या होगा? तो यहाँ दिया हुआ है मात्रा और सीमांत आगम, आपको कुल आगम निकालना है किसका? 5वां इकाई का निकालना, 5वां इकाई का निकालना है। तो यहाँ पर 5वां इकाई का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 5वां इकाई तक जोड़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। क्या है कि कुल आगम का फॉर्मूला होता है TR बराबर सिग्मा MR। परिवर्तनशील, अच्छा इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा जल्दी बढ़ा दिए। ये मात्रा है, ये सीमांत आगम है, 5वां इकाई का पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा।
परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो 3 स्तर की व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होता है परिवर्तनशील। यहाँ ये पहला स्टेज होता है, ये दूसरा स्टेज होता है और ये तीसरा स्टेज होता है। पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है तो S बराबर फंक्शन ऑफ P, ये पूर्ति का नियम का ये है। निम्न में कौन सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है? तो सीमांत उपयोगिता का ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? तो उसको हम लोग सम उत्पाद वक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको आइसोकॉन्ट कर्व कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त कमीशन को। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, केंद्रीय बैंक नोट नहीं। तीनों कथन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा संतुलित आय निकलता है, तो इसलिए ग हो जाएगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह के संतुलन की निम्न में कौन सी शर्त है? तो 4 क्षेत्रीय का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। 4 क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो परिवार, पहला क्षेत्र होता है परिवार, दूसरा फर्म, तीसरा सरकार और चौथा होता है बाह्य क्षेत्र। ये होता है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन सी है? तो उपयुक्त सभी जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त है। साख गुणक होता है, तो साख गुणक का फॉर्मूला होता है 1/CRR। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है, तो बैंक दर के जरिए, खुले बाजार की क्रिया के जरिए और CRR के जरिए, तीनों हो जाएगा डी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है या मालिक है, या बैंकों का बैंक भी कह सकते हैं। नरसिम्हा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में। निवेश के निर्धारित घटक कौन है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों ही लगा हो जाएगा। यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। MPC के जगह 0.5 बैठा दीजिए। अब 1 में 0.5 घटाएं तो 0.5 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन सत्य है कि K बराबर 1/MPS होता है और K बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सही है। अब देखिए जो आएगा, अगर ये आ गया इस तरह तो नहीं देना चाहिए क्वेश्चन। यदि MPC 0.9 है तो आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी, तो 1000 करोड़ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा Y बराबर K डेल्टा I। तो यहाँ पर आपको पहले K का मान निकालना होगा, तो K बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। इससे आपको K निकल जाएगा, तो यहाँ K की जगह बैठा देंगे। विनियोग है आपका 100 करोड़, तो यहाँ विनियोग 100 करोड़ है, मतलब जो K का मान आएगा उसको विनियोग से, मतलब 100 करोड़ से गुना करेंगे तो आपका डेल्टा Y मतलब आय में वृद्धि निकल जाएगा। अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो इसका कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, सभी हो जाएगा। राजकोषीय नीति का अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब सभी को शामिल किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो घाटे का बजट है। तो बच्चों ये थे आपके कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा मॉडल सेट निकाला गया, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और जैसा भी जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।